नमस्कार। आज हम जिनकी शख्सियत और विरासत पर गौर कर रहे हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय राजनीति के एक बहुत ही अहम स्तंभ। हम्म। हमारे पास उनके जीवन और राजनीतिक सफर से जुड़ी कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत हैं जी। और इस चर्चा का मकसद यही है कि इन स्रोतों से अटल जी के व्यक्तित्व के मुख्य पहलुओं को समझें, उनका राजनीतिक सफर, उनकी विरासत, आखिर ऐसा क्या था कि उन्हें आज भी इतने सम्मान से याद करते हैं। हाँ, ये बात तो है। वो एक ऐसे नेता थे मतलब जिनमें राजनीति और कविता दोनों का संगम था। और कमाल की बात ये कि विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। सही। ग्वालियर से प्रधानमंत्री तक का उनका सफर वाकई में असाधारण है। तो चलिए उनके शुरुआती जीवन से शुरू करते हैं। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में जन्म, पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी, वो टीचर भी थे और कवि भी। शायद यहीं से उन्हें ये गुण मिले, कविता के, बोलने के। हो सकता है, बिल्कुल। परिवार का असर तो रहता ही है। उन्होंने ग्वालियर फिर कानपुर से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। जी। और उनका जो पब्लिक लाइफ में आना हुआ वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से। फिर एक बड़ा मोड़ आया 1951 में। हाँ। जब वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो भारतीय जनसंघ बनाया था उससे जुड़े। ये वो संगठन था जो बाद में मतलब बीजेपी की विचारधारा का आधार बना। यहीं से समझिए उनका लंबा पार्लियामेंट्री करियर शुरू हुआ। अच्छा। और फिर 1957 में पहली बार लोकसभा पहुंचे, बलरामपुर से। हाँ, बलरामपुर। फिर 1968 में जनसंघ के अध्यक्ष बने। और 1977 वो दौड़ भी बहुत अहम था, जनता पार्टी सरकार। बिल्कुल। मोरारजी देसाई की सरकार में वो विदेश मंत्री बने। विदेश मंत्री। और उस दौरान उनका एक काम तो बहुत ही यादगार रहा है ना। अरे हाँ, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण। वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, वो तो एक स्टेटमेंट था। सही। वैश्विक मंच पर भारत की भाषा, भारत की पहचान का एक बहुत मजबूत प्रदर्शन। फिर 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनी तो वो इसके मुख्य संस्थापकों में थे, फाउंडिंग मेंबर्स में। प्रधानमंत्री के तौर पर भी उनके कार्यकाल काफी घटनापूर्ण रहे। 96 में वो 13 दिन वाली सरकार। हाँ, वो तो बहुत कम चली। फिर 98-99 का दौर, गठबंधन सरकार। और फिर 1999 से 2004 तक वो पूरा कार्यकाल। 1998 वाला दौर तो आते ही एक बड़े धमाके के साथ शुरू हुआ था, है ना? हाँ, बिल्कुल। मई 1998 पोखरण 2 परमाणु परीक्षण। वो सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं था। उस समय सोचिए कितना अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। बहुत ज्यादा। उसके बावजूद भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब सामरिक स्वायत्ता का दावा किया। इसने भारत की ग्लोबल इमेज को बदल दिया। और इसी दौरान आर्थिक मोर्चे पर भी बड़े कदम उठाए गए, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ये नाम तो सुना है, सड़कों का प्रोजेक्ट था, पर क्या ये सिर्फ सड़कें बनाना था? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब देश के 4 मेट्रो शहर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको जोड़ने वाला वो विशाल हाईवे नेटवर्क। ये सिर्फ सड़कें नहीं थी। अच्छा। ये भारत के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, व्यापार, विकास सबको स्पीड देने वाला एक बहुत दूरदर्शी कदम था, एक विजन था। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान भी था। हाँ। शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास और टेलीकॉम क्रांति को भी आगे बढ़ाया। विदेश नीति पर आते हैं, वहां भी उनकी एक अलग छाप दिखती है। 1999 की वो लाहौर बस यात्रा, वो भी उस समय के माहौल में, इसके पीछे क्या सोच रही होगी? देखिए, वो उनकी डिप्लोमेसी और डायलॉग में विश्वास का सबूत था। पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की एक बोल्ड कोशिश थी वो। हाँ। पर दिलचस्प बात यह है कि इसी शांति पहल के कुछ ही महीने बाद कारगिल युद्ध छिड़ गया। हाँ, ये बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। और तब वही वाजपेयी जो बस लेकर गए थे, बहुत दृढ़ नेता के तौर पर सामने आए। भारत की संप्रभुता की रक्षा की। तो ये दिखाता है कि उनमें लचीलापन भी था और जरूरत पड़ने पर दृढ़ता भी। ये संतुलन वाकई में काबिले तारीफ है। और इन सब राजनीतिक उठापटक के बीच उनका कवि रूप, वो भी हमेशा साथ रहा। हाँ, वो तो उनकी पहचान का हिस्सा था। मेरी 51 कविताएं जैसे संग्रह ये बताते हैं कि राजनीति की वो जो कठोर जमीन होती है उस पर भी संवेदनाएं थीं। क्या इस कवि हृदय ने उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर भी असर डाला? मुझे लगता है हाँ। उनकी भाषण कला देखिए, शब्दों का चुनाव, एक तरह की भावनात्मक गहराई जो उनके भाषणों में, कविताओं में झलकती थी। सही। शायद इसी वजह से वो लोगों से, यहाँ तक कि अपने विरोधियों से भी जुड़ पाते थे। वो अपनी मृदुभाषिता, समावेशी सोच, दूरदर्शिता, इन सब के लिए जाने जाते थे। उन्हें जो भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है, वो शायद इसी सम्मान का प्रतीक है। और उनके योगदान के लिए इन्हें सम्मान भी मिले। 1992 में पद्म विभूषण, फिर 2015 में भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। जी हाँ। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत,
उस पर चर्चा आज भी जारी है। बिल्कुल सही कहा। उनकी विरासत सिर्फ उनके कामों में नहीं है, बल्कि उनके राजनीतिक आचरण में भी है। जैसे आपने कहा, संतुलन, कड़े फैसले लेने की हिम्मत, जैसे पोखरण या कारगिल, और साथ ही संवाद और सर्वसम्मति पर जोर देना। ये कॉम्बिनेशन उन्हें खास बनाता था। तो इन सोतों से जो एक तस्वीर उभरती है वो एक बहुआयामी शख्सियत की है। राजनेता, कवि, वक्ता, विचारक, एक कंप्लीट पैकेज जिसे कहते हैं। हाँ, पोखरण से स्वर्णिम चतुर्भुज तक, यूएन में हिंदी से लाहौर बस यात्रा तक, उनके निर्णय और उनकी पहल वो भारत के इतिहास का अहम हिस्सा बन गए हैं। और शायद उनकी सबसे खास बात ये थी कि वो विचारधारा की सीमाओं के पार जाकर भी संवाद कर सकते थे, सम्मान पा सकते थे। कड़े निर्णय लेना अपनी जगह, लेकिन राजनीतिक मर्यादा और आपसी सम्मान, उसको उन्होंने हमेशा महत्व दिया। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज के दौर में जहां राजनीतिक बहस अक्सर टकराव वाली हो जाती है, वहां अटल बिहारी वाजपेयी का वो तरीका, सर्वसम्मति बनाने की कोशिश, विरोधी आवाजों को भी सम्मान देना, ये नजरिया आज कितना प्रासंगिक है?